हेलो एवरीवन, दिस इज इशमीत कौर और मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नोट ऑफ कॉमर्स पे, जहाँ पे हम अपना शुरू करेंगे सफ़र कॉमर्स से। रास्ता भी होगा कॉमर्स का और ख़त्म भी करेंगे कॉमर्स पे। कवर करेंगे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री और प्लांट। इसमें हम मेनली देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए या फिर किसी प्लांट को लगाने के लिए। सबसे पहली बात, आपको दो एग्जाम्पल दूँगी। आप देखेंगे आपके जो स्टेशनरी की दुकान होगी मेनली, वो ये आपको दो जगह पर जान मतलब ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहली बात तो वो जगह पर जहाँ पे आसपास स्कूल और कॉलेजेस हो, और दूसरी वो जगह पर जहाँ पे और स्टेशनरी की दुकान हो या फिर और कोई बुक्स की दुकान हो। ऐसा क्यों है ना। और सेकंड एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, इसी की ले ले स्टेशनरी की। आपने देखा होगा कि कहीं अकेले में नहीं होगी दुकान, ऐसा क्यों है। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है इन लोकेशन। आप देखेंगे ये कस्टमर का ही कस्टमर को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कह सकते हैं। जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पे कस्टमर बुक लेने आएंगे, राइट। वहाँ पे बुक्स वो लेने आएंगे। साथ में स्टेशनरी की दुकान है तो अलग क्यों जाना, बुक्स के साथ स्टेशनरी का सामान भी वहीं पे ले लेंगे, पेन पेंसिल जो भी चार्ट मटेरियल चाहिए, है ना। और स्कूल और कॉलेजेस के आसपास क्यों होगी, क्योंकि बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो वहाँ से लेने आएंगे। ये है लोकेशन। नियरेस्ट टू मार्केट, वो मार्केट के आसपास क्यों इस्टेब्लिश हुए हैं, क्योंकि सेल्स बढ़ेंगी, है ना। वही चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा प्रैक्टिकली ही पढ़ना, क्योंकि इसमें ये है प्रैक्टिकल पढ़ने से आपके माइंड में छप जाती है बात। और ये जो भी बातें सब प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल ज़्यादा पोर्शन नहीं होता है, सब कुछ आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता है, वही होगा। सेकंड एग्जांपल देती हूँ चाय के बागानों की। टी इंडस्ट्रीज़ होती हैं मोस्टली कहाँ पे होंगी, असम में। क्यों होंगी असम में, क्योंकि असम में ही उसका रॉ मटेरियल है, वो लोकलाइज रॉ मटेरियल है। ये हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज़ ए पार्ट ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्री बिजनेस का वो पार्ट है, हमने पढ़ा था बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू यूनिट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस का पार्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्नड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरली मैन्युफैक्चरिंग, है ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेट इंडस्ट्री। और अगर हम बात करें व्हाट इज़ लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जोग्राफिकल एरिया या फिर जियोग्राफिकली वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या होएगा, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का मतलब है वो जगह या फिर वो प्लेस वेयर एन इंडस्ट्री इज इस्टेब्लिश्ड और सिचुएटेड। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री बनी होगी वो उसकी लोकेशन होगी। सो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कोई एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि उसने न्यू एंटरप्राइज खड़ी करनी, उसके लिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को उसने माइंड में रखना है। और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को एनालाइज करने का, समझने का, स्टडी करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। उससे वो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, जब हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होगी। मिनिमाइज कॉस्ट होगी, कम होगी, और प्रॉफिट बढ़ेगा, मैक्सिमाइज होगा। सबसे पहले बात करें कि लोकेशन सिलेक्शन की प्रॉब्लम कब आती है, जब हम न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, है ना। सेकंड, जब मान लो पहले बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ गया है तो हम उसकी फिर ब्रांच खोल लेते हैं, है ना, कहीं पे ब्रांच खोल लेते हैं, है ना। और अगर हम बात करें और तीसरा कारण, कि जब किसी जगह पे मेरा बिज़नेस है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, कंपटीशन है या फिर कोई अदर फैक्टर है, तो मैं वहाँ से बिज़नेस को कहीं और जगह रीएस्टेब्लिश कर रही हूँ। दवा एक जगह से बिज़नेस को बंद करके दूसरी जगह रीएस्टेब्लिश कर रही हूँ तब। और अगर हम बात करें कि अगर लीज़ की, किसी एक जगह पे मेरी लीज़ थी, लीज़ ख़त्म हो गई है। लीज़ मतलब कि मैंने किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी को लेकर रखा था, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, उसके बाद मैंने लेनी हो। या फिर एक जगह पे मान लो अभी पावर सप्लाई या वाटर सप्लाई नहीं सफिशिएंट है मेरे बिज़नेस के लिए, तो मैं जगह छोड़ दूँगी। और कोई इकोनॉमिकल और सोशल कारण हो सकता है, जैसे मान लो और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर की सप्लाई नहीं मिल रही, मार्केट वहाँ पे कहीं पे और शिफ्ट हो गई है, मार्केट का कंपटीशन मेरे एरिया में बढ़ गया है, तो मैं चेंज करूँगी। तो प्लांट लोकेशन जनरली रिजल्ट होता है कॉम्प्रोमाइज़ का, जो कि कन्फ्लिक्ट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट और जियोग्राफिक कंसिडरेशन। इंसान की सोशली, इकोनॉमिकली, गवर्नमेंट की तरफ कोई पॉलिसी आएगी, जियोग्राफिकल कंसिडरेशन, इन बातों को ध्यान में रख के कोई सोशल बात हो गई, इकोनॉमिकल रीजन से मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी बना दी है, जियोग्राफिकल एरिया सफिशेंट नहीं है मेरे को वाटर सप्लाई देने के लिए, इसलिए मैं इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ होकर प्लांट को अलग जगह लोकेट करती हूँ। यहाँ पे कुछ थ्योरीज गिवन है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था, एडम स्मिथ और जीएस मिल, एल्फ्रेड मार्शल और इन लोगों ने मेनली व्यू दिया है कि लोकेशन डिसीजन है कौन से फैक्टर बेस होने चाहिए,
पर्सनल चॉइस पे। पहले ये होती थी इंसान के पर्सनल चॉइस की, उसका लोकल लॉयल्टी, मतलब कि वो जिस जगह पे रह रहा है उसकी होम प्लेस पे, जहाँ पे वो रह रहा है घर है वहाँ पे उसी जगह पे लगाएगा, जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगी, मार्केट मिल जाएगी। सिर्फ ये कारणों को ट्रेडिशनली देखा जाता है। अब वेबर डिडक्टिव थ्योरी ऑफ लोकेशन गिवन, उसने 2 फैक्टर्स दिए हैं। प्राइमरी फैक्टर्स वो होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग रीजन पे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, और सेकेंडरी फैक्टर्स वो होते हैं वो फैक्टर्स जिससे कि या तो एक जगह पे इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा या फिर अलग अलग जगह पे वो फैल जाएंगे। तो वेबने के अनुसार जो बहुत सारे फैक्टर्स लोकेशन को फैक्टर करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में कॉस्ट आएगी उसे मिनिमाइज़ करना है। सो ये एक वेबर की थ्योरी है। उस वेबर की थ्योरी के आगे कुछ गिवन भी है, और रॉ मटेरियल को लेकर उसने बातें की हैं, है ना। पहले टॉपिक उसने जो कहा वो है कॉस्ट ऑफ ग्राउंड। कॉस्ट ऑफ ग्राउंड का मतलब है कि वो जगह पे जहाँ पे मैंने बिजनेस इस्टेब्लिश करना है उसे कॉस्ट ऑफ ग्राउंड कहते हैं। उसकी कॉस्ट कितनी, देन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मशीन अदर फिक्स एसेट। किसी जगह पे फिक्स एसेट की ज़्यादा हो सकती है कॉस्ट, किसी जगह पे कम होगी, तो कितने कहाँ पे कॉस्ट है, बिल्डिंग को इस्टेब्लिश करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। एक कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ लैंड, जगह की कितनी कॉस्ट है क्योंकि जगह बननी है। दूसरी उसे बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी। फिर हम थर्ड टॉपिक की बात करें, उसने कहा कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल पावर एंड फ्यूल पावर और मटेरियल को यूज़ करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। देन लेबर की कॉस्ट कितनी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितने हैं, डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स एसेट्स पे कितना लगेगा। वेबर ने कंसीडर कहता था कि जो इंडस्ट्रीज़ है या तो जैसे कहते हैं लोकल होगी रॉ मटेरियल से, यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, और वहाँ पे जहाँ पे फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल है ना। तो ये 2 उसने बातें बताई कि या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। और अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल को हम 2 जगह में कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के अनुसार लोकलाइज्ड और अनलोकलाइज्ड हम कह सकते हैं। उबिक्विटस का मतलब अनलोकलाइज्ड। सबसे पहले लोकलाइज्ड वो होता है जो वहीं पे ही मिलेगा, जैसे कोल। कोल का अगर हम बात करें, कोल इंडस्ट्री है तो उसे वहीं पे सिचुएट होना पड़ेगा जहाँ पे कोल अवेलेबल है। आयरन इंडस्ट्री है तो उसे आयरन ओर के पास होना पड़ेगा। कॉटन इंडस्ट्री है तो कॉटन के पास होना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको दी थी टी इंडस्ट्री की, तो उसे टी के जो प्लांट्स जहाँ पे हैं, टी फार्म्स जहाँ पे, वहीं पे होना पड़ेगा। तो ये है लोकलाइज मटेरियल, जो भी एक लोकल प्लेस पे ही मिलना है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। दूसरी अनलोकलाइज मटेरियल वो मटेरियल है जो कि हर जगह मिल जाता है, जैसे पानी, ब्रिक, क्ले, तो उसकी इंडस्ट्री कहीं पे भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ग्रॉस रॉ प्योर रॉ मटेरियल की, अब कुछ ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो कि जिसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि अपना वेट को लूज़ कर लेता है। मतलब अपना जो वेट होता है वो लूज़ कर लेता है किस टाइम पे, और या फिर कंज्यूम हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। जैसे कि कोल, कोल बेस्ट एग्जांपल है ग्रॉस रॉ मटेरियल की। कोल को हम जब भट्टी में डालते हैं, फर्नेस में डालते हैं, तो वो कंज्यूम हो जाता है ना। वो कोई भी वेट ऐड नहीं करता फिनिश प्रोडक्ट्स में। कोल का यूज़ करके मान लो भट्टी जला के अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो कोल का तो कोई इसमें कॉस्ट लगी ही नहीं। वो है ग्रॉस रॉ मटेरियल, है ना। और अगर प्योर रॉ मटेरियल की बात करें, प्योर रॉ मटेरियल वो होता है जो अपना वेस्ट को, मतलब अपना जो वेट है उसको लूज़ नहीं करता प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, और अपना पूरा का पूरा वेट गेन करता है। जैसे कि फिनिश गुड्स में एग्जांपल दे कि हम आयरन की, कॉटन की, अगर हम कॉटन की यूज़ किया कॉटन की शर्ट्स बनाने के लिए, तो कॉटन का वेट भी तो उसमें आ रहा है ना। तो ये वेबर ने थ्योरी दी थी कि जब हम इंडस्ट्री ग्रॉस रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही है तो उसे उसी प्लेस पर होना चाहिए जहाँ पे ग्रॉस रॉ मटेरियल मिल रहा है। और अगर वो दूसरे को यूज़ कर रही है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि वो फिनिश गुड्स के ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट को बेयर कर लेगी अगर वो ग्रॉस रॉ मटेरियल के पास लगा रही है। तो ये जनरली वेबर की थ्योरी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे थ्योरीज गिवन, थ्योरीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट इफ़, अगर आप इस टाइम पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करूँगी, मेनली ज़्यादा नहीं करूँगी कवर, बिकॉज अभी एग्ज़ाम सिर पे है। और कईयों को भी ये है कि एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ लें। बाकी टॉपिक अगर आप कवर करना चाहो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ये भी कवर करा दूँगी। नेक्स्ट हम सीधा मेन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन। इसमें हम मेनली अब मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर जो कि लोकेशन को इफेक्ट करने हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल दी थी ना स्टेशनरी की, टी इंडस्ट्री की, तो टी कहाँ पे होगी, जहाँ पे टी के प्लांट्स होंगे, फार्म्स होंगे, तो वही हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जिसमें लोकेशन इफ़ेक्ट होती है। किसी इंडस्ट्री को लोकेशन को इफ़ेक्ट करती है कि इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं वहाँ पे लगेगी, या फिर किस प्लेस की क्यों लगेगी। सबसे पहले रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, मैंने आपको पहले बता दिया रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। अगर रॉ मटेरियल आपको लोकलाइज्ड है, मतलब वही प्लेस पे मिलेगा, तो आप रॉ मटेरियल वहीं से लेंगे। देखो रॉ मटेरियल प्राइमरी इनपुट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल इज़ नेसेसरी, विदाउट दैट आप मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते। और ये बात भी हम कहते हैं ना
नॉनसेंस बात कह सकते हैं, वो हो सकती है यूज़लेस बात है। रॉ मटेरियल के बगैर प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए रॉ मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइमरी इनपुट है। इसीलिए हमें वो लोकेशन चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है। अगर आपका प्रोडक्ट लोकलाइज है, रॉ मटेरियल लोकलाइज है, तो ज़रूर वहीं पर इंडस्ट्री लगाइए। सेकेंड है नियरनेस टू मार्केट। मार्केट के पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा रॉ मटेरियल जो है वो हमारे जो इंडस्ट्री है वो मार्केट के पास होगी तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। रॉ मटेरियल में भी यही टॉपिक था। अगर हमारा रॉ मटेरियल दूर है, अगर हम दूर से उस जगह को मंगा रहे हैं, लाइक मेरा रॉ मटेरियल सूरत में है और मैं पंजाब में प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो वहाँ से लेके यहाँ तक रॉ मटेरियल आने में जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगी वो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जो मेरा सामान बनाने में कॉस्ट है उसमें ऐड होगी। सो यहाँ तो या तो मैं लॉस बेयर करूँगी, क्योंकि मार्केट प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट का 100 रुपीज़ है और मेरी कॉस्ट ही 90 रुपीज़ आ रही है, सो मैं क्या कवर करूँगी इसमें से 10 रुपीज़, और या तो मैं अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ाऊँगी, है ना। या फिर एग्जांपल ले लो कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, 100 से 110 कॉस्ट आ रही है, मार्केट प्राइस 100 है, अगर आप 110 से अबव सेल करेंगे 120 पे, तो कोई भी आपका प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, बिकॉज उन्हें और भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वे रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। तो या तो आप लॉस बेयर करोगे या तो आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, ये भी लॉस ही है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की हर बारी कोशिश करें ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का मेन पर्पस ही है। तो नियरनेस टू मार्केट, मार्केट के पास होंगे तो वहाँ से सामान ले जाने का कॉस्ट कम होगी। और हम बात करें, अब देख लेना, जो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मेनली मार्केट के पास इस्टेब्लिश होगी। क्यों मार्केट के पास? इसलिए क्योंकि उन्हें ले जाने की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। कार्स, मोटरसाइकिल, बाइक्स, उन्हें ले जाने के, ऑटोमोबाइल्स को ले जाने की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, इसलिए वो मार्केट के पास ही इस्टेब्लिश होती हैं। प्रॉपर एनर्जी सप्लाई, नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर एनर्जी सप्लाई। एनर्जी की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हमने बिज़नेस को अच्छे से रन करना है तो एनर्जी की सप्लाई चाहिए। पावर कट के साथ हमारा काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। आप सपोज़ करो एक इंडस्ट्री है, वो रोज़ के टाइम, आपको पता है इंडस्ट्री रोज़ चलती है, राइट, मतलब रोज़ ही काम होता है, इसमें एक फैक्ट्री है, वहाँ पे एक दिन का पावर कट भी अगर लग गया तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मेनली इंडस्ट्रीज़ उसी एरिया पे, आप सोचो, एक एग्जांपल देते हो, रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ पे ज़्यादा पावर कट लगेंगे, और बिना बताए कहाँ पे लगेंगे? रेजिडेंशियल एरियाज़ पे। और इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कहीं पे, मतलब वैसे तो बहुत कम चांसेस है, अगर पावर कट लगना है तो उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ताकि जो भी उन्होंने उनके प्रोडक्शन का लॉस है वो कवर कर सके, या तो पहले ओवर टाइम कर ले, उसके बाद ओवर टाइम कर ले, वो एडजस्ट कर सके। Then availability of labor. Labor is also very important factor for production. इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लेबर भी वो 3 पॉइंट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेबर की सप्लाई यानी बहुत ज़रूरी। इंडस्ट्री लगी, अच्छे रेट पे लगी, रॉ मटेरियल के पास लगी, मार्केट के पास लगी, पर अगर लेबर ही नहीं आई तो लेबर जो है वो कम मोबिलाइज होती है। और आप खुद सोचिए, लेबर जो है वो कम मोबिलाइज कैसे है? अब लेबर, मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई है और लेबर ने कोई मान लो 12-13 किलोमीटर दूर से आना, तो वो ये नहीं अफोर्ड कर सकते। तो लेबर भी लोकलाइज होनी चाहिए, मतलब लेबर आपको इजीली मिल जाए वो जगह पे जहाँ पे आपको पहली बात तो लेबर मिल जाए और चीप लेबर मिल जाए। मोबिलिटी ऑफ लेबर कई बार मुश्किल होती है। जैसे टी इंडस्ट्री ने साम जो है वो कौन सी लेबर पे होती है डिपेंड? बंगाल और साउथ इंडिया की ही, है ना। द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग लेबर फ्रॉम आउटसाइड शुड बी आल्सो टेकन इन कंसिडरेशन। अगर हम लेबर को बाहर से बुला रहे हैं तो उनका कॉस्ट, उनकी रहने वगैरह की व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट भी हमें बेयर करनी पड़ेगी, और इससे हमारा ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। दैन पावर एंड फ्यूल वी हैव डिस्कस्ड। अगर पावर और फ्यूल जो है सही जगह पे मिलना चाहिए, मीन्स कि अगर प्रॉपर सप्लाई हो वही जगह पे लगाना चाहिए। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पंजाब और हरियाणा कुछ सालों से फेस किए जा रही है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ ने ये स्टेट्स को छोड़ के अपनी यूनिट्स कहीं और पे लगा रही है। पंजाब और हरियाणा में काफ़ी सालों से इंडस्ट्रीज़ में जनरली शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए क्योंकि वो इतना लॉस नहीं बेयर कर सकते, इंडस्ट्रीज़ वहाँ से मूव करके कहीं और पर रीएस्टेब्लिश हो गई है। ये भी देखा फैक्टर इफेक्ट करता है। दैन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्यों चाहिए? रॉ मटेरियल लेके आने के लिए। ये थोड़ा बहुत अभी तो करना ही है। अगर मान लो रॉ मटेरियल के पास भी लगाए तो वहाँ से लेकर भी हमारी इंडस्ट्री तक आने का भी ट्रांसपोर्टेशन लगनी है ना। टू द प्लेस ऑफ यूनिट हम जहाँ पे प्रोडक्शन करें वहाँ पे, और बाद में फिनिश गुड को प्लेस ऑफ कंजप्शन से लेके जाने के लिए। तो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है,
एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, द आइडल प्लांट इज़ वन विच वन इज़ सेंट्रली लोकेटेड। आइडल प्लांट वो होगा जो सेंट्रली लोकेटेड होगा और डायरेक्टली कहाँ से सर्व होगा, कौन कौन से फैक्टर, उसे वाटर मिलेगा, रेल, ट्रकिंग एंड एयर फैसिलिटी सभी मिलेंगी, वो एक आइडल प्लांट होगा। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमें कंसिड्रेशन में लेनी है। आप देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री सेंटर्स जो पंजाब में है वो जीटी रोड में होगी। जीटी रोड मतलब एक साइड से जाने जैसे है ना, वो वाली मेनली वहीं पे होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ से अच्छी मिल जाएगी, है ना। नेक्स्ट, सोइल एंड क्लाइमेट। कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में होगी जहाँ पे कॉटन उगती है। जूट इंडस्ट्री भी वहीं होगी। क्यों? टी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे होगी? असम में, क्योंकि एक प्रॉपर क्लाइमेट है। टी इंडस्ट्रीज़ पंजाब में टी नहीं उग सकती है, आपको पता है, असम में ही उगेगी, तो उसकी इंडस्ट्री भी वहीं पे लगेगी। मीन्स की सॉइल एंड क्लाइमेट भी इफेक्ट करती है। टी, रबड़, कॉफ़ी और जैसे नेचुरल जो हमारे नेचुरल रॉ मटेरियल, जहाँ से नेचुरल रॉ मटेरियल आता है, जेनेटिक रॉ मटेरियल आता है, वो हमें कहाँ पे सॉइल क्लाइमेट को कंसीडर करके ही लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिसाइड करनी चाहिए। देन मोमेंटम ऑफ एन अर्ली। अगर कोई इंडस्ट्री पहले से किसी एक जगह पे सक्सेसफुल है तो एक एंटरप्रेन्योर ये सोचेगा कि वो इंडस्ट्रीज़ 2-3 हैं वहाँ पे सक्सेसफुल होगी, तो क्यों ना मैं भी अपनी वहीं पे लगा लूँ, है ना। और जैसे एंसेसरी यूनिट्स होती है, एंसेसरी यूनिट्स वो होती है जैसे कि सप्लाई ऑफ लेबर, कैपिटल, रिपेयर फैसिलिटी, ये भी वहीं पे अवेलेबल हो जाती है। लाइक एक पूरी सी इंडस्ट्रियल यूनिट बनी है, वहाँ पे एक ही टाइप की शुगर इंडस्ट्री की मान लो एक मिल बनी है, वहाँ पे सारी शुगर फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री प्रॉपर बनी हुई है, वहाँ पे 3 से 4 शुगर की जो फैक्ट्रीज़ हैं शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे शुगर रिलेटेड जो भी हमें चाहिए, रिपेयर फैसिलिटी जो भी, सेम टाइप ऑफ मशीन होगी, मशीन तो सेम ही होगी ना, तो जो उनकी रिपेयर फैसिलिटी वो भी इजीली मिल जाती है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इजीली मिल जाएगी, तो क्यों ना मैं अपनी इंडस्ट्री वहीं लगा लूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बनी बनाई फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जैसे एग्जांपल है, पंजाब में आयरन और स्टील की जो मिल है वो मेनली मंडी गोबिंदगढ़ में है, और लेटर ऑन ये सबसे ज़्यादा मेन सेंटर बन गया है इस इंडस्ट्री का, तो उस टाउन को आजकल स्टील टाउन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देन पर्सनल फैक्टर्स। कई बार जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी जगह से नहीं दूर रहना चाहता। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर है, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि समटाइम एंटरप्रेन्योर सेट द यूनिट्स एट द प्लेस ऑफ देयर लाइकिंग, मतलब अपनी मर्जी से ही जहाँ पे पसंद करते हैं वहीं पे लगाते हैं, ना कि और कोई फैक्टर फैसिलिटी को वह कंसिडर करते हैं। मिस्टर फोर्ड जो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग का वो डेट्रॉइट में शुरू की थी, जो उनके नेटिव टाउन था, मतलब उनका घर का टाउन, नेटिव टाउन था, वहीं पर उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी मिस्टर फोर्ड ने, जिसे आजकल हम पे आजकल जैसे हम प्रेजेंट में बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहते हैं यूएस में। सो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही लगा ली। देन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट कई बार ही लोगों को बैकवर्ड रीजन में, अंडर डेवलप रीजन में इंडस्ट्री लगाने कारण उन्हें टैक्स रिबेट्स देती है, टैक्स में छूट देती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है कि आप वहीं पे लगा लो, हम आपको टैक्स कुछ समय के लिए आप मत पे करना, हम आपको स्पेशली सब्सिडीज़ देती है, तो उन एरिया में लगाना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा क्योंकि आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, राइट। और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। कई बार कुछ प्लेसेस पे जो है वो हमें फंड्स जो है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाते हैं। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हमें फंड रेज करने में भी कॉस्ट कम होनी है। आप देख लें हर पॉइंट में मेनली फोकस किया है कि हम अपनी कॉस्ट कम कर ले, कॉस्ट कम कर ले ताकि हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, राइट। देन अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, जो इंडस्ट्रीज़ है वो सर्टन प्लेसेस पे होते हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकट्ठे करते हैं, जैसे कि एक ही जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होने से हाउसिंग प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम, वेस्ट को डिस्पोज करने की और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। एक जगह में बहुत सारी इंडस्ट्री लग जाएंगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो इससे हमने इस प्रॉब्लम से कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहते हैं इसे हम, जब एक ही टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्री देखिए प्लेस पे लगी हो तो उसे कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कई बार डिवर्सिफाई कर लेते हैं, अलग अलग जगह पे लगा लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स और फोकल स्टेट्स इसी काम के लिए बने हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट्स हमारा टॉपिक है, हम हमारा एक न्यू चैप्टर है, हम डिस्कस करेंगे। देन इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर, मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर मींस कि जैसे कि हौजरी इंडस्ट्री एट लुधियाना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब पहले से वहीं पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो हम वहीं पे लगा लेंगे, है ना। इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर का मतलब है कि वो जगह जहाँ पे पहले से ही इंडस्ट्री का माहौल मिला हुआ है, एक स्पेसिफिक टाइप की इंडस्ट्री, जैसे शुगर इंडस्ट्री की एग्जांपल दी थी, वहाँ पे पहले ही वैसा माहौल बना तो वहाँ पे लगाना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। पॉलिटिकल कंडीशंस, कई बार पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जैसे कई जगह पे ऐसी होती है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होते, लाइक कश्मीर। आप कोई भी कश्मीर में इंडस्ट्री लगाओगे, नो। कई बारी कुछ जगहें, कुछ प्लेसेस पॉलिटिकली अनडिस्टर्ब होती हैं, फिर कहीं पे इकोनॉमी बहुत ही डाउन जाती है तो वो वहाँ पे नहीं लगाते। ये कॉमन नॉलेज है पंजाब की, तभी वो लोगों की मतलब कि वो पंजाब में इंडस्ट्री नहीं लगाते क्योंकि बहुत सालों से वह पंजाब में एडवर्स पॉलिटिकल एंड लो सिचुएशन आई है जिसके कारण वहाँ पे लगाना वो सेफ़ नहीं समझते। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वेस्ट बंगाल चलेंगी, इवन कि
पंजाब की काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वो वेस्ट बंगाल जा चुकी हैं। नेक्स्ट है स्पेशल एडवांटेजेस एंड कंसेशन। स्पेशल एडवांटेजेस मिलती है, कंसेशन मिलती है। आप एक पॉइंट को पहले अपने गवर्नमेंट पॉलिसी बना के लिख दिया, देन हमने स्पेशल एडवांटेज एंड कंसेशन बना के लिख दिया, वही बात है, अलग अलग प्लेसेस पे लगाने के स्पेशल कंसेशन मिलती है। देन फ्यूचर एक्सपेंशन, एक एंटरप्रेन्योर जो है फ्यूचर को ध्यान में रख के भी एक लोकेशन सेलेक्ट कर सकता है कि जहाँ पे उसे एरिया मिलता है जहाँ पे अपनी वो इंडस्ट्री को और एक्सपेंड कर सके और ग्रोथ कर सके। और अवेलेबिलिटी ऑफ रिपेयर एंड रिसर्च फैसिलिटीज़, जैसे कि रिपेयर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो। अगर मेरी मशीन्स हैवी मशीन में यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास ऐसी ना कोई आसपास रिपेयर की फैसिलिटी हो, ताकि जो कल को मुझे रिपेयर की ज़रूरत पड़े तो मैं करवा लूँ। और रिसर्च की फैसिलिटी मिल रही हो, रिसर्च और डेवलपमेंट की आज को पता आपका बहुत ही ट्रेंड चल रहा है R&Ds का, तो जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, और इससे मेरी क्या होगी, रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट से मेरी कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। इसलिए अगर मुझे एक्सेस मिल रहा है रिपेयर शॉप्स का और रिसर्च लेबोरेटरीज़ का, तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना मेरे लिए सूटेबल होगा। प्रेफरेंस ऑफ द पीपल, कुछ लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हमारी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। कैसे कि उनके लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, उनके परचेजिंग पावर होती है, बाइंग हैबिट्स उनकी अलग होती हैं, तो हम लोगों के हिसाब से भी लगा सकते हैं। देन स्ट्रेटेजिकल कंसिड्रेशंस, जैसे रिस्क ऑफ वॉर बना है, एयर अटैक का बना है, तो इन चीज़ों को कंसिड्रेशन में लेके भी हम लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज बना के, कुछ ऐसे फैक्टर जो स्ट्रेटेजिकली हमें इफ़ेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखें लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री सेलेक्ट की जाती है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज़, अगर आसपास मेरी कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज़ रहेगी तो मुझे जैसे कहते हैं उस एरिया में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को सेटअप करना मुश्किल होगा। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन से बचने के लिए मैं उस एरिया को जैसे कहते हैं सेलेक्ट नहीं करूँ, फिर छोड़ सकती हूँ। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो वो है कुछ कॉस्ट के भी आते हैं फैक्टर्स, इसमें नहीं रिटर्न है बुक में, आई हैव राइट इट डाउन इन माई नोट्स। मेरे नोट्स में आपको 14 पॉइंट्स मिल जाएंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलते होंगे, कुछ ऐसे अलग होंगे। जैसे एक है कॉस्ट ऑफ लैंड, जिस लैंड पे मैंने इंडस्ट्री सेटअप करनी है, अगर उसका लैंड कॉस्ट मुझे जहाँ पे कम मिला, कॉस्ट ऑफ लैंड अगर मुझे कहीं पे ज़मीन का भाव कम मिल रहा है तो मैं वहाँ पे इंडस्ट्री लगाऊंगी। देन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जगह ज़मीन तो ले ली, जगह तो ले ली, पर कंस्ट्रक्शन मुझे बनाने की कॉस्ट, उसे भी कंसिडरेशन में रखना है। अगर मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है तो मैं वहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप करूँगी। कल्चरल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स वही है लोगों के कल्चर के हिसाब से। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में बीफ नहीं कंज्यूम किया जाता, तो मैं बीफ के रिलेटेड कोई भी यहाँ पे नहीं सेट कर सकती, क्योंकि ट्रेडिशनल कल्चरल फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं। और मैं यूएसए में अगर ऐसे मैं सेटअप करूँगी तो वहाँ पे ईजिली वो मतलब हो सकती है सेल आउट। अगर हम बात करें डायनेमिक नेचर ऑफ प्लांट लोकेशन, डायनेमिक नेचर ऑफ प्लांट लोकेशन, डायनेमिक नेचर मतलब कि वो नेचर जो कि बदलता रहता है, स्टेबल नहीं रहता है। प्लांट लोकेशन की एक डायनेमिक नेचर है। जैसे लोकेशन बहुत सूटेबल है आज के टाइम पे, हम बात सिंपली वही करते हैं। रीलोकेशन की बात इस टॉपिक में मेनली रीलोकेशन की बात होनी। रीलोकेशन मतलब मैंने आपको बताया है कि रीलोकेशन का मतलब कि शिफ्ट करना अपनी प्लांट की लोकेशन को कहीं और पे उसकी पहली पोजीशन से, एग्जिस्टिंग पोजीशन से। व्हेन वी चेंज द एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑफ आवर प्लांट, इट इज़ नोन एज रीलोकेशन ऑफ प्लांट। तो ये क्यों होएगी? अगर जिसे कहते हैं चेंज हो गई कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में, मतलब मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए लगा ली मैंने इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल यहाँ पे सस्ता मिलता है, चीप रेट पे मिलता है, बट अगर वहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट चेंज हो गई और कॉस्ट मेरी बढ़ गई है तो मैं वहाँ पे लगाना नहीं सही समझेगी, क्योंकि वहाँ पे मेरी कॉस्ट है, डेली मेरी कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, मेरा प्रॉफिट कम होगा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में चेंज आई तो चेंज करूँगी। अगर स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, पहले मैंने किसी मार्केट को कंसीडर रख के इंडस्ट्री निकाली कि इस मार्केट में ऐसी डिमांड है, ऐसा स्ट्रक्चर है, कल को उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो मेरे लिए तो फिर लॉस ही है, आई विल चेंज माई पोजीशन। देन कॉस्ट ऑफ लेबर में, क्वालिटी ऑफ लेबर में चेंज हो गया, राइस हो गई कॉस्ट ऑफ लेबर, तो मैं चेंज कर दूँगी। मेनली देखो हमने क्यों लगाई थी वहाँ पे, किसी एक जगह पे मैंने इंडस्ट्री लगाई क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, सारे कॉस्ट कम होए, मिनिमाइज़ हो सके। अगर मेरी वो कॉस्ट बढ़ जाएंगी तो वहाँ से मैं इंडस्ट्री को हटा के किसी और जगह पे लगा लूँगी। लेबर की प्रॉब्लम, लेबर शॉर्टेज है, लेबर नहीं मिल पा रही है तो चेंज करूँगी। एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज और प्लांट्स की शिफ्टिंग होगी। मेरे साथ जो मेरी और 3-4 इंडस्ट्रीज़ थे जिनकी फैसिलिटीज़ मैं यूज़ कर रही थी, अगर वो भी वहाँ से चली गई है तो मैं भी चली जाऊँगी। और अलॉटमेंट ऑफ परचेजेस ऑफ स्पेसिफाइड प्लेसेस सम अदर प्लेसेस,
हमारा रॉ मटेरियल है वही अगर लोकलाइज नहीं है, कहीं और चला गया तो वहाँ पे चले जाएंगे। रीलोकेशन डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि चेंज इन लोकेशन को वाली बात को वेट देते हैं। देन अगर हम बात करें लोकलाइजेशन यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, जब बहुत सारी सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री एक ही प्लेस पे होगी उसे लोकलाइजेशन या फिर सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। लोकलाइजेशन कब स्टार्ट होती है, कुछ एडवांटेजेस मिलने से, जब एक ही जगह पे प्लांट लगाने में मुझे एडवांटेजेस मिले तो वहाँ पे लोकलाइजेशन हो जाएंगी। जैसे नियरेस्ट टू मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, पहले से ही रोड बनी है, पहले से ही एनर्जी सप्लाई अच्छी है वहाँ पे, तो मैं अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे लगा लूँगी। इससे क्या होगा, लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन से क्या होगा, अनबैलेंस ग्रोथ, कोई एक ही जगह अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी, बाकी जगह ग्रोथ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल पंजाब में लुधियाना है, वहीं पे मेरी इंडस्ट्री सभी तरह की हाउसरी इंडस्ट्रीज़ वहीं पे लगी, कहीं और जगह पे ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वहीं पे ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है लोकल पॉपुलेशन ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी, जो लोकल पॉपुलेशन है वो उसी टाइप की उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में डिपेंड हो जाएगी। इससे स्लैकनेस का केस आ जाएगा। जो इंडस्ट्री के लोकेशन है वो एडवर्सली पॉपुलेशन में इफेक्ट होगी। लाइक कि इसमें हम देख सकते हैं, मान लो एक फैक्ट्री है उसमें 800 वर्कर की ज़रूरत है, वहाँ पे 3-4 फैक्ट्री है, ओवरली लोग वहाँ पे डिपेंड होना शुरू हो जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक वाटर सप्लाई है, वहाँ पे वाटर सप्लाई मिल रही है, सभी इंडस्ट्री वहाँ से वाटर सप्लाई यूज़ कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज आ जाएगी, कमी आ जाएगी। हाउसिंग सैनिटेशन अदर फैसिलिटीज़, अगर हमारे वर्कर्स हैं वहीं पे रहते हैं, मेनली क्योंकि फैक्ट्रीज़ के आसपास ही वर्कर्स हमें मिलेंगे, अगर वहीं पे रह रहे हैं, आसपास ही रह रहे हैं, तो हाउसिंग फैसिलिटीज़, सैनिटेशन और अदर फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम आएगी, जैसे स्लम्स एरिया क्रिएट होंगे। और मार्केट का जो होगी प्रोडक्ट की वो ओवर एक्सॉस्टेड हो जाएगी, कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा। कुछ लोकलाइजेशन की एग्जांपल्स है, जूट इंडस्ट्री कलकत्ता में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बॉम्बे में, अहमदाबाद में, हौजरी इन लुधियाना में। तो आपको आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि हमने यूनिट्स जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे लगाने, पुरानी यूनिट्स को भी न्यूअर साइट्स पे लेकर जाना है। इससे अगर हम ये टेंडेंसी है टू गोइंग टू न्यू प्लेसेस, हमें क्या कहते हैं, अपनी एक जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को छोड़ के रीलोकेट करने को हम क्या कहते हैं, अलग अलग जगह में जाने को, डिसेंट्रलाइज करने के, डिवर्सिफाई करने को क्या कहते हैं, डीलोकेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। मेन रीज़न डिसेंट्रलाइजेशन का क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी ने नई जगह पर बढ़ा दी, क्योंकि एक जगह में इंडस्ट्री क्यों लगा रही थी, ऑलरेडी बनी बनाई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, गवर्नमेंट में नई प्लेस पर लगा दी, वहाँ पर चले जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स बन रहे हैं, वहाँ पे मार्केट की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं वहाँ पे लगा रही थी। अब गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल और मतलब गवर्नमेंट सॉरी नेशनल इंटरनेशनल मार्केट बन रहे हैं, तो मैं कहीं और पे लगा सकती हूँ। अगर मेरा काम ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरा मार्केट जैसे कहते हैं ना, साझा मार्केट कह सकते हैं, साथ में हुआ मार्केट, सभी इंडस्ट्रीज़ का साथ में मार्केट, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, मुझे इजीली एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, बहुत सारे इनपुट से मुझे इजीली एक्सेस हो जाएगा। पहले कंपटीशन तो रॉ मटेरियल भी आता था, वो भी अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा भी आएगा, रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा आएगा फिर भी मुझे कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी कम मिलेगी। वहाँ पे वाटर सप्लाई की एग्जांपल दिया, तो अब मुझे इनपुट्स के लिए वाटर सप्लाई जैसे एग्जांपल है वो मुझे इजीली एक्सेसिबल इजीली मिल जाएंगी। इंसेंटिव्स और टैक्स कंसेशन मिलते हैं कई बार नई प्लेस पे लगाने के लिए। अगर मैंने एक जगह पे छोड़ के किसी ऐसी जगह पे लगा ली है जहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, टैक्स रिबेट्स दे रही है, टैक्स कंसेशन दे रही है, तो वहाँ पे मैं चली जाऊँगी। इससे क्या होगा, मेरा फ़ायदा ही है। और इससे क्या होगा, बैलेंस होगी रीजनल ग्रोथ। जैसे कि सिर्फ जैसे एग्जांपल दी थी कि अगर जूट की एग्जांपल है, जूट इंडस्ट्री है वो मेनली कहाँ पे है, कलकत्ता में। अगर जूट इंडस्ट्री कलकत्ता से हटके थोड़ी दूर प्लेसेस पे भी फैल जाएगी, तो वैसे तो पॉसिबल नहीं क्योंकि कलकत्ता में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उसकी, पर एग्जांपल है, आप हाइपोथेटिकली सपोज कर लो, तो हर जगह की रीजनेबल एक रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड होगी। देन प्रोसेस ऑफ लोकेशन, लोकेशन सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस होता है। किसी लोकेशन को हम इंडस्ट्रियल साइट भी कह सकते हैं, लोकेशन ऑफ प्लांट और लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ अ रीजन, सबसे पहले एक रीजन को सिलेक्ट किया जाता है। रीजन को सिलेक्ट करने का मतलब मेनली वो लोकेशन, एक जनरल एरिया सिलेक्ट किया जाता है जहाँ पे मैंने अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना है। इसके लिए मैं क्या देखूँगी, वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट के पास तो है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, नेसेसिटी सर्विसेज, पावर, फ्यूल वगैरह है, सूटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस है। जैसे कि एग्जांपल मैंने ऊपर दी थी पंजाब की, ले लीजिए। पंजाब में वहाँ पे मैंने कोई इंडस्ट्री लगानी है, वहाँ पे रॉ मटेरियल तो है पंजाब में, मार्केट के आसपास तो इसकी मार्केट आसपास तो है पंजाब का कोई पर्टिकुलर एरिया, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट देख लो, है ना। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यहाँ पे जैसे पावर कट्स और फ्यूज़ की, पावर की शॉर्टेज की, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की पंजाब में प्रॉब्लम थी, तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ से उठ के वेस्ट बंगाल चलेगी, है ना, एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले रीजन में ये देखना होता है कि वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्लाइमेट कंडीशंस
लाइक जूट की है वो कलकत्ता में ऐसा क्लाइमेट है सोलह जहाँ पे जूट ग्रो कर सकती है इजीली, है ना। दैन सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी का मतलब पर्टिकुलर लोकेलिटी, कहाँ पे लोकेलिटी में मैंने इंडस्ट्री को सेटअप करना है, उसकी सिलेक्शन करनी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे कंसीडर करना पड़ता है कम्युनिटी को सिलेक्ट करने से पहले, कि वहाँ पे लेबर मिल जाएगी। इंडस्ट्री एटमॉस्फेयर कहाँ पे है, मतलब कैसा वहाँ पे और इंडस्ट्रीज़ हैं उस लोकेशन में जो कि या तो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री हो, है ना, जिससे मतलब मेरे साथ वाली हो जाए, लाइक कार एंड पेट्रोल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने स्टडी किए थे। कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ हो, सप्लीमेंट्री हो कि उसके मतलब उसे रिप्लेस कर सके कुछ ऐसी इंडस्ट्री, लाइक हम बात करें टी और कॉफ़ी इंडस्ट्री की, है ना, टी इंडस्ट्री उसकी सप्लीमेंट्री कॉफ़ी हो जाएगी। लोगों का उन लोकेलिटी में एटीट्यूड कैसा है, लो और कस्टम कैसे उसी लोकेलिटी में, लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, स्पेशल एडवांटेजेस अगर कोई उस एरिया में मिल रही है तो, लाइक लो और कस्टम की बात करें तो हम रेजिडेंशियल एरिया में कुछ भी ऐसी इंडस्ट्री को नहीं सेटअप कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट प्लांट साइट का मतलब कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे लगानी है। साइज़ ऑफ द साइट, है ना, साइट का साइज़ कितना होगा, इनिशियल कॉस्ट कितनी होगी उस लैंड की, पर्टिकुलरली डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी होगी, उसे बनाने की कॉस्ट, वहाँ पे ड्रेनेज ऑफ सॉइल की कंडीशन कैसी है, वेस्ट को कैसे मैं डिस्पोज कर सकती हूँ, डिस्पोजल कैसे ऑफ वेस्ट, पोल्यूशन प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, हम कहते हैं लोकलाइजेशन, एक ही जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, उसकी ईमेल्स या फिर उसकी बुराइयाँ या फिर उसकी कमी खामियाँ क्या होगी। नेशनल डिफेंस, एक ही जगह पे इंडस्ट्रीज़ होगी तो इससे क्या होगा, व्यू पॉइंट बन जाएगा नेशनल डिफेंस का। अगर वॉर टाइम्स हुआ तो उसी एरिया को ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि मेनली इकोनॉमी जो है वो इसी पे ही डिपेंड करेगी। एक ही टाइम पे एक ही मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहीं पे इंडस्ट्री सारी एग्जिस्ट करें, वहाँ पे अगर कोई भी मान लो ऐसे वॉर के टाइम में कोई भी डिस्ट्रॉय हुआ, कोई भी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो, सभी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और इकोनॉमिक कंडीशन डेंजर में चली जाएंगी। डिस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक ही जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज और जो नेशनल रिसोर्सेज होंगे उनका ओवर यूटिलाइजेशन होगा, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन होगा, जिससे कि उनको कंजर्व करके रखना, बचा के रखना मुश्किल हो जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड साइकिल मेनली वो साइकिल होता है जिसमें हम, जैसे हमने स्टडी किया था ना ट्रेड साइकिल, रिसाइकल बूम वगैरह, तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इफेक्ट करे तो बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी, उसके आसपास को वो कॉन्फिडेंस की कमी देगा, है ना। कॉन्फिडेंस अगर एक इंडस्ट्री वहाँ पे फेल हो रही तो बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस करेंगे। और हम बात करें इंडस्ट्री इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर एक ही जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उनके जो पर्सनस उनमें काम करने वाले होंगे वो भी वहीं पे रहेंगे, उन्हें भी रहने में प्रॉब्लम होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगी। डिस्पोजल एंड वेस्ट फैसिलिटी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक ही जगह पे लगी होंगी तो उनको वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल हो जाएगा। लाइक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को खुली प्लेस चाहिए, एक साफ और प्रॉपर स्पेस चाहिए। अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पे होंगी तो उन्हें वो स्पेस नहीं मिलेगी, जिसके कारण कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट पॉसिबल है। ओवर क्राउडिंग, भीड़ लग जाएगी, है ना। बहुत सारे वर्कर्स हैं वहाँ पे, मान लो एक इंडस्ट्री में भी मान लो 8 वर्कर काम कर रहे हैं, 3 से 4 इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं, उन्होंने रहना भी तो उसी लोकेलिटी में है, सैनिटेशंस की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, और हाउसिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्हें रहने मुश्किल हो जाएंगी, पानी की कमी आ जाती है, स्लम्स एरिया बन जाती है, इनसैनिटरी आ जाती है। इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन का मतलब कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन वो हेल्थ इन्फेक्शन नहीं है, ये वो इन्फेक्शन है, मान लो एक इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गई है, नो डिमांड है ना, तो बाकी इंडस्ट्रीज़ भी उससे इन्फेक्ट हो जाएंगी। लाइक एक में स्ट्राइक हो रही है वर्कर्स ने तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के वर्कर को भी मिल जाएगी, और भाई उन्होंने कही हम भी करेंगे, हम भी लेंगे। सोशल लेवल, ये एक सोशली बुराई है, सामाजिक बुराई मानी जाती है। डॉक्टर आर मुखर्जी ने के अनुसार ये कहना है, अगर 1000 ऑफ स्लम्स इंडियन इंडस्ट्रियल सेंटर्स, अगर बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियल सेंटर्स इकट्ठे बन जाएंगे, इंडस्ट्रियल सेंटर मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होने, बहुत सारे टाइप की फैक्ट्रीज होनी, इंडस्ट्रीज होनी, तो इससे क्या होगा, स्लम्स एरिया, थाउजेंड्स ऑफ स्लम झुग्गी झोंपड़ी एरिया को बढ़ावा मिलेगा। इससे जो मैन उसे ब्रूटलाइज किया जाएगा, मैन के साथ जैसे कहते हैं टॉर्चर वायलेंस किए जाएंगे, वुमेनहुड को डिसऑनर किया जाएगा, जो उनकी औरतें होंगी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, चाइल्डहुड को, जो उनका बच्चों का बचपन से पॉइजन किया जाएगा, बच्चों का बचपन जो होता है बचपन, अब जैसे हम एग्जांपल दें फिरोज़ाबाद की, वहाँ पे बहुत सारे चाइल्ड वर्कर्स हैं, ऐसे बच्चे हैं मतलब पहले के टाइम पे थे जो कि बैंगल मेकिंग के काम में थे, है ना, तो उनका चाइल्डहुड वहाँ पे वेस्ट हो रहा था, पॉइजन हो रहा था, तो ये स्लम्स एरियाज़ के प्रॉब्लम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही जगह पे बहुत सारे वाइड स्प्रेड होगा इंडस्ट्रीज़ का, तो सभी जगह पे रीजनल डेवलपमेंट जो वो नहीं होगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी, अनबैलेंस डेवलपमेंट हो पाएगी। दिस वाज द चैप्टर
अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में, एंड आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा नोट्स का। थैंक यू।